पिछले कुछ समय से म्यूचुअल फंड के आंकड़े देखें तो जिन 3 कैटेगरीज में सर्वाधिक निवेश आया है वो रहे हैं सेक्टोरल फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप। ये तीनों ही कैटेगरी काफी वॉलेटाइल होती हैं और इनमें ज्यादा एलोकेशन पोर्टफोलियो का रिस्क भी बढ़ा सकता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैटेगरी लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए और ओवर डाइवर्सिफिकेशन में पोर्टफोलियो रिबैलेंस का तरीका क्या होना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ। ऋषिकेश, ऐसा हम समझ पाए कि डाइवर्सिफिकेशन का जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि आप एक कैटेगरी में, एक एसेट क्लास में जरूरत से ज्यादा निवेश ना करें। अब आप ओवर डाइवर्सिफाई अगर करें तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ेगा ही। डाइवर्सिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डाइवर्स करना है अपने इन्वेस्टमेंट को। पर क्या वाकई अभी जब जैसा हम ट्रेंड देख पा रहे हैं, क्या निवेशक किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? आपने जो मार्केट को रीड किया है, म्यूचुअल फंड जो निवेशकों के पैटर्न को रीड किया है, उससे क्या समझे हम? सबसे पहली बात तो विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टूल है निवेश की दुनिया में। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड की ओर जाए, मैं कहना चाहूँगा डाइवर्सिफिकेशन जो है वो पहले एसेट क्लास लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। भारत में करीबन 4 एसेट क्लासेस है जो काफ़ी पॉपुलर है। ग्रोथ में 2 एसेट क्लासेस है, इक्विटी और रियल एस्टेट, और डिफेंस कैटेगरी में 2 एसेट क्लासेस है, एक तो है गोल्ड और दूसरा है डेट। इनका कॉम्बिनेशन, इनका मिक्स होना बहुत जरूरी है, जिसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। और एक चीज जब एसेट एलोकेशन करते हैं तब हमने ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि जब हम 2 एसेट्स एक साथ मिलाते हैं वो एक दूसरे को सहाय्य करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने चाहिए। जिसका मतलब यह है कि अगर वो एक दूसरे से compete करेंगे तो वो एक अच्छी कॉम्बिनेशन, एक अच्छी टीम नहीं बन पाएंगे। तो उनको एक दूसरे को सहाय्य करना चाहिए कि अगर एक ने अच्छा नहीं किया तो दूसरा अच्छा करना चाहिए, दूसरे ने अच्छा नहीं किया तो पहले ने अच्छा करना चाहिए, जिसे हम ज्यादातर कहते हैं प्लान ए और प्लान बी। तो ये कॉम्बिनेशंस होने बहुत जरूरी है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम आनंद राठी का पोर्टफोलियो देखें, जो 14 स्कीम का पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। 2018 में सेबी ने 15 कैटेगरीज अनाउंस करी थी। उन 15 कैटेगरीज में से हम 9 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये हुआ कैटेगरी लेवल पे मिक्स। दूसरी चीज है कि मार्केट कैप का मिक्स होना बहुत जरूरी है, कि आप ओवर डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप में ना हो, ओवर डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप में ना हो और ओवर डाइवर्सिफाइड मिड कैप में ना हो। तो हमने जो कॉम्बिनेशन रखा है और अनुपात रखा है बिटवीन लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, वो है 50, 30 और 20 का रिस्पेक्टिवली। और अगर हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स देखें तो करीबन 403 अंडरलाइन स्टॉक्स है जो इन 14 स्कीम्स के द्वारा हम निवेश करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 3 डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। पहले तो मार्केट कैप, दूसरा है कैटेगरीज और तीसरा है अंडरलाइन स्क्रिप्ट्स। ऋषिकेश बताइए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जब ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है तो उसको रीबैलेंस करने का क्या तरीका रहता है? बिकॉज अगर मानिए मैंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा स्मॉल कैप ज्यादा डाल दिया या सेक्टोरल फंड में मैंने पिछले कुछ समय में ज्यादा अगर इन्वेस्ट कर दिया हो और मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है, तो क्या अभी सही टाइम है पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का? क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की जाए? ये कुछ सवाल है जो काफी दर्शकों के हमारे पास आ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि रीबैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि हम एक एलोकेशन या अनुपात के हिसाब से निवेश कर देते हैं और फिर उसके बाद हम देखना छोड़ देते हैं कि उसका क्या हो रहा है, हम सिर्फ रिटर्न्स चेज करना चालू कर देते हैं। ये एक जनरल साइकी होती है किसी भी निवेशक की। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी निवेशक को अपने लक्ष्य के साथ मैरी करना चाहिए। आपका लक्ष्य जो है वो पहले लिख लो कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। एक बार वो ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए फिर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके तरफ जो आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके चले, कि वो स्ट्रैटेजी में आएगा कि कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है।
एक बार वो डिसाइड हो जाए तो उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है और स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कितना एलोकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि 50% लार्ज कैप है, 30% स्मॉल कैप है और 20% मिड कैप है। अगर ये हिसाब से निवेश किया है तो इसी हिसाब से देखना चाहिए। 10% प्लस माइनस डिविएशन चल सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर जाए तो सोचना चाहिए कि क्या करना है। पर अगर हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है या किसी और लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे क्या होता है कि टैक्सेशन और एग्जिट लोड्स, ये जो चीजें हैं उनको उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो डैम्पनर ना हो जाए, वो रास्ते के बीच में ना आना चाहिए। ये देखना चाहिए कि टैक्सेशन और एग्जिट लोड्स ना आए। पर अगर बहुत ही ज्यादा हेवायर चला जाए या बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो उस समय पर रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन 10% डिविएशन मेरे हिसाब से, 10-15% डिविएशन कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच ऋषिकेश, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।